पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस, डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज रिवीजन सीरीज की क्लास नंबर 11 में आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। विनम्र निवेदन आप सभी लोगों से कि कृपया अपनी अटेंडेंस जरूर दर्ज करिएगा। जितना ज़्यादा आप लोग प्रेजेंट लिखते हैं उतना ही ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए और अच्छी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड समझाने के लिए प्रयास पूरा यहाँ पर रहेगा क्लास नंबर 50 तक। उत्साह भले ही आप लोगों ने कम कर दिया है, हमारा उत्साह कोई कम नहीं हुआ है। हमने लगातार यहाँ पर सारे टॉपिक्स जो फिर से चूज किए थे कि कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पहले कराए जाए, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड हम लोग कराने वाले हैं। ये एक लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हालांकि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, और ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक भी प्रतीत होता है। जैसे ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हम लोग मेडिवल में पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, कई सारे तथ्य हैं, आउटपुट थोड़ा सा कम है। ये वाला भी है उत्तर मौर्यकाल, बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं एग्जाम में, लेकिन छोड़ेंगे नहीं इस टॉपिक को। आपको जितना जरूरी है हम इस क्लास में और अगली क्लास में समझा देंगे। ज्योग्राफी का हालांकि ये टॉपिक बहुत जरूरी है, हिमालयन रिवर्स को हमको कवर करना है। हमने इंदूस की बात की थी लास्ट वीडियो में। इस रिकॉर्डेड लेक्चर में इंदूस से आगे की नदियों के बारे में बात करेंगे, पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, राज्य व्यवस्था में मूल कर्तव्यों का पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, पूरी अवधारणा और सारे जरूरी तथ्य फैक्ट सब कुछ। एनवायरनमेंट में कार्बन साइकिल हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये वाले क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ लोगों ने हमको सजेशन दिया था और वो काफ़ी लेजिट सजेशन, मतलब ये सजेशन लगा मुझे कि जो तथ्य यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर क्लास में, यानी कि जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं उसी के एमसीक्यू कराए जाएं, अन्य टॉपिक के एमसीक्यू ना कराए जाएं। जो टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसी के एमसीक्यू आपको उसी वीडियो में कराए जाएं। तो कोशिश ये रहेगी कि जो भी टॉपिक हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसी के एमसीक्यू रहेंगे। जैसे ये वाला एमसीक्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में है, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, तो उससे संबंधित है। मतलब लास्ट वीडियो या फिर जो प्रेजेंट में करा रहे हैं उससे संबंधित होना चाहिए। जो अभी तक नहीं पढ़ाया गया या फिर आगे की क्लास में अभी नहीं पढ़ाया जाने वाला है उससे संबंधित फैक्ट ना कराया जाए। अभी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो डीपीएसपी वाला सवाल जल्दी से कमेंट करके बताइए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। रीजन इसका दिया हुआ, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस।
कमेंट करके बताइए क्या इसमें क्या दोनों सही हैं और क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है आर ए को कि नहीं कर रहा है, आप कमेंट करके बताएंगे। ये वाला अभी पढ़ाया नहीं मेडिवल वाला, लेकिन आप चाहें तो इसको बता सकते हैं। अभी मेडिवल दूर है लेकिन थोड़ा बहुत आप ब्रश अप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया? ये हम करा चुके हैं क्लास में, पिछले शायद 3 क्लास पहले ये टॉपिक था। आप इसमें बताइए कमेंट करके विष्णु का वराह अवतार किस गुफा में दिखाया गया है, और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि वो गुफा किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी। ये दो क्वेश्चन फैक्चुअल। कौन सी भारतीय नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर गुजरता है? जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है भ्रंश घाटी, यानी कि रिफ्ट वैली से होकर के कौन सा ड्रेनेज सिस्टम गुजरता है? रिफ्ट वैली को फॉल्ट वैली भी लिखा जाता है, फॉल्ट वैली या फिर रिफ्ट वैली। हालांकि ये वाला कवर हो जाएगा इसमें, आज के वीडियो में हम कवर करा देंगे। चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था? ये तो क्लास नंबर 1 में ही सारी डायनेस्टीज हमने करवाई थी आपको, 1 या 2 में। चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था? फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के जनपद और अधिकतम न्यूनतम क्षेत्र। यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रफल और वन क्षेत्रफल की बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये आप कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर होगा। क्लास नंबर 2 हमने पढ़ाया था, उसमें संविधान सभा के बारे में सारे जरूरी फैक्ट बताए थे। तो क्लास नंबर 2 जिन लोगों ने देखा होगा, ये आप कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर होगा। और निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन्यजीव की रक्षा के प्रावधान पाए गए हैं? डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, या फिर दोनों में? पोस्ट मॉडर्न पीरियड हम लोग शुरू कर लेते हैं। पोस्ट मॉडर्न पीरियड की शुरुआत कहाँ से होती है? पोस्ट मॉडर्न पीरियड की शुरुआत करीब 187 बीसी से होती है, ठीक है। इसको पोस्ट मॉडर्न पीरियड की शुरुआत माना जा सकता है कि इसके बाद के जितने भी शासक आएंगे वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के शासक कहलाएंगे। जैसे सबसे पहले इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं उपलब्ध है। इंडो ग्रीक के बारे में कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढ़ें, तो जो जरूरी है वही हम यहाँ पर लेकर के आए। इंडो ग्रीक वैसे तो बहुत कुछ इसमें पढ़ा जा सकता है, लेकिन सब कुछ जरूरी नहीं है। लास्ट ईयर इस टॉपिक से ये वाला सवाल बना था, आपको याद होगा कि कैसे इन्वेशंस हुए थे उसके क्रम में लगाना था। शाका कुषाण ग्रीक या फिर शाका ग्रीक कुषाण या फिर ग्रीक शाका कुषाण, क्या यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये आपको बताना था इसमें, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं तो हमने इसको लिया है। और क्रोनोलॉजी ही सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इस फेज में आ जाते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में तो क्रोनोलॉजी कई बार गड़बड़ा जाती है। एक रफ क्रोनोलॉजी रहेगी, सबसे पहले इंडो ग्रीक्स, फिर पार्थियन शासक, इनको इंडो पार्थियन या फिर पहलव शासक भी बोलते हैं, पहलव शासक भी बोलते हैं, इंडो पार्थियन भी बोलते हैं, या हिंद पार्थियन कह सकते हैं आप। और फिर शक शासक, इनको सीथियन शासक भी बोलते हैं, हिंद सीथियन शासक, या फिर इंडो सीथियन शासक, या फिर शका शासक इनको बोलते हैं। रुद्रदामन इनमें मेजर थे, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो हिंद सीथियन या फिर शका, फिर कुषाण, फिर इंडो ससैनियन, ये यहाँ पे क्रम ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के समानांतर कुछ शासन चल रहे थे, जैसे इंडो ग्रीक के समानांतर यहाँ पर चल रहे थे शुंग इनके समानांतर चल रहे थे, या फिर इनके पैरेलल, या फिर इनके कंटेम्प्रेरी चल रहे थे। और सतवाहनों की बात करें तो सतवाहनों के कंटेम्प्रेरी यहाँ पर चल रहे थे, ये शक, शुंग और पार्थियन। तो अलग अलग रीजन पे इन लोगों ने रूल किया था। अब आप कई बार ऐसा नहीं सोचा करिए कि मगध का साम्राज्य जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय एक पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे फैला था, ऐसा नहीं था। जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड आता है तो फ्रेगमेंटेशन हो गया था डायनेस्टीज का। कुछ छोटे छोटे शासन थे, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में टोटल यहाँ पर इंडो ग्रीक्स का शासन था, फिर पार्थियों का शासन था, फिर शकों ने कुछ हिस्से पे कब्जा किया था। और ये तीनों ही लोग नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, यानी कि पाकिस्तान वाला जो रीजन है, पंजाब वाला जो रीजन है, वेस्टर्न राजस्थान वाला जो हिस्सा है, गुजरात वाला जो वेस्टर्न हिस्सा है, उसमें छोटे छोटे रीजन्स में लोग एक ही समय पर लगभग रूल कर रहे थे। फिर कुषाण डायनेस्टी यहाँ पर स्प्रेड होती है और ये यहाँ तक आता है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश तक आता है। इंडो ससैनियन लोगों ने बहुत थोड़े से हिस्से में शासन किया था, और सतवाहनों ने टोटल शासन किया था डेक्कन रीजन में। नॉर्थ इंडिया में कोई लोकस नहीं था सतवाहन शासकों का। तो ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी और जो इनके रीजन्स हैं वो अगर क्लियर रहे तो पढ़ते समय आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो मैं ढूंढ पाया हूँ पिछले वर्षों में, ARO मेंस का ये पेपर था 2017 वाला, 2018 में हुआ था। इसमें ये पूछा गया था कि 4 यहाँ पे शासक हैं जो इंडो ग्रीक, पार्थियन, शका शासक और जो कुषाण शासक है, इनसे मिलाने को आया था। डेमेट्रियस किसको बिलोंग करता है? रुद्रदामन, गोंडोफर्नीस या गोंडोफेरीज, और विम कटफिसस किसको बिलोंग करता है? इस तरीके से मिलाने को आया था। तो विम कटफिसस कुषाण डायनेस्टी का है, ठीक है।
रुद्रदामन एक शक शासक है या फिर सीथियन शासक है, और गोंडोफर्नीज एक पहलव या पार्थियन शासक है। ठीक है, तो इससे आप फिर कर लेंगे। डिमेट्रियस इंडो ग्रीक डायनेस्टी को बिलोंग करता था, तो यहाँ पे सी उत्तर इस तरीके से हो जाता। इंडो ग्रीक आक्रमण के बारे में बात करें तो इंडो ग्रीक साम्राज्य, ग्रेको भारतीय साम्राज्य, जिसे हिंदी यूनानी साम्राज्य या फिर हिंदी यवन साम्राज्य भी कहा जाता साम्राज्य भी कहा जाता है। तो ग्रीक के लिए यवन शब्द आपको हिंदी मीडियम बुक्स में देखने को मिल जाएगा। इंडो ग्रीक या फिर हिंदी यवन शासकों का साम्राज्य जो है बेसिकली अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में और भी जो है वेस्टर्न साइड उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, भारत के उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, पूरे पाकिस्तान के भाग में, ईरान के एक छोटे से भाग को कवर करता था। और 180 बीसी के अराउंड से शुरू होकर के ये 10th जो है ईसा पूर्व तक चला था, यानी कि 170 सालों का ये पूरा इतिहास है इंडो ग्रीक शासकों का। यानी 180 बीसी से लेकर 10 बीसी तक, यानी 170 सालों का ये है। इंडो ग्रीक साम्राज्य राज्य की शुरुआत भारतीय क्षेत्रों में तब हुई थी जब ग्रेको बैक्ट्रियन शासक डेमेट्रियस ने, जैसे यहाँ पे आ गया, ग्रेको बैक्ट्रियन शासक या इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया था और अंततः इसने एक स्वतंत्र इकाई स्थापित की। तो देखिए, वैसे तो बैक्ट्रिया जो क्षेत्र था वहां पर ये ग्रेको बैक्ट्रियन साम्राज्य स्थापित था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ईस्ट की ओर जाने का निर्णय लिया अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। ईस्ट का मतलब है ये अफगानिस्तान से ईस्टर्न रीजन में बढ़े, पाकिस्तान में बढ़े, फिर पंजाब और गुजरात वाले हिस्से में, राजस्थान वाले हिस्से में भी प्रवेश करने लगे, सिंध रीजन में। तो डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था और एक स्वतंत्र इकाई को स्थापित किया जो इंडो ग्रीक शासन के नाम से जानी जाती थी, ग्रेको बैक्ट्रियन से अलग होकर के। तो इधर इंडो ग्रीक शासक जो है ये अपना रूल कर रहे थे पाकिस्तान वाले रीजन में और नॉर्दर्न पंजाब वाले रीजन में रूल कर रहे थे। शुंग डायनेस्टी का उदय होता है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद 185 बीसी में। कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, इंडो ग्रीक शासन और शुंग शासन एकदम समकालीन चल रहा था। पुष्यमित्र शुंग ने सेनापति या सेनानी की उपाधि ली थी, मौर्य साम्राज्य की सेनाओं का सेनापति था और इसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करवा करके शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। और शुंग डायनेस्टी का जो विस्तार था, इनका नियंत्रण पश्चिमी पंजाब तक फैला था और नॉर्दर्न रीजन में, मगध वाले रीजन में फैला था। पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल थी। अब इंडो ग्रीक साम्राज्य थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। 180 बीसी के अराउंड ग्रेको बैक्ट्रियन शासक यूथिडेमस फर्स्ट का पुत्र जो डेमेट्रियस या दिमित्र था, इसने हिंदुकुश माउंटेन को पार करके यहाँ पर विजय अभियान लीड किया था। अपोलोडोटस जो डेमेट्रियस का कोई संबंधी रहा होगा, इसने दक्षिण की ओर अभियान लीड किया, जबकि मिनेंडर ने पूर्व की ओर आक्रमण किया था और ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को क्रॉस करना चाह रहे थे। संभवतः इसी के बाद में मिनेंडर के आदेशों पर ग्रीक्स ने गंगा नदी पार की, गंगा नदी तक यानी पाटलिपुत्र तक विस्तार किया था। तो क्या इंडो ग्रीक्स पाटलिपुत्र तक पहुंच पाए थे अपनी सीमा विस्तार के लिए? तो हाँ, कुछ समय के लिए पहुंचे थे। स्ट्रैबो एक यूनानी भूगोलवेत्ता था, ग्रीक ये ज्योग्राफर था। इसने कहा था कि ग्रीक लोग जो है पूर्वी भारत में शुंग राजधानी पाटलिपुत्र तक एक बार पहुंच गए थे। ये कहता है स्ट्रैबो। दक्षिण में यूनानियों ने सिंध और गुजरात के क्षेत्रों पर कब्जा किया था, जो मुंबई के पास सूरत, जिसको ग्रीक्स सरोस्टस लिखते हैं सूरत को, और यहाँ तक अपना साम्राज्य इन्होंने फैलाया था। मुंबई में सरोस्टस यानी सूरत तक, और जिसमें बैरीगाजा यानी भरूच का रीजन भी शामिल था। भरूच बंदरगाह पर भी कब्जा कर लिया था इंडो ग्रीक्स ने एक समय पर। मिनेंडर सबसे सफल इंडो ग्रीक रूलर माना जाता है, सबसे बड़े क्षेत्र का विजेता माना जाता है। मिनेंडर के शासनकाल में 20 करीब इंडो यूनानी शासकों ने इंडो यूनानी क्षेत्रों के पूर्वी हिस्से पर उत्तराधिकार में शासन किया था। मतलब मिनेंडर के बाद करीब 20 इंडो ग्रीक रूलर्स ने शासन किया था, जिनके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि इंडो ग्रीक रूलर्स की ज़्यादा जानकारी का स्रोत इनके सिक्के हैं। मिनेंडर का एक बुद्धिस्ट फिलोसफर नागसेन के साथ जो संवाद हुआ था, उसके बारे में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, और उसी से काफ़ी जानकारी हमको मिनेंडर के बारे में मिलती है। मिनेंडर या फिर इसको मिलिंद कहा गया था जब इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो मिनेंडर या फिर मिलिंद का जो संवाद है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नागसेन के साथ है, ठीक है, उसको मिलिंद पान्हो कहा गया है। फिर बाद में ऐसा हुआ था कि कुछ वर्षों बाद, करीब 50 वर्षों बाद, इन शासकों को अपने पश्चिमी क्षेत्रों के ग्रेको बैक्ट्रियन शासकों द्वारा अतिक्रमण का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो लोग भी लालायित हुए थे भारत के इस हिस्से पर कब्जा करने के लिए। तो ग्रेको बैक्ट्रियन शासक इंडो ग्रीक रूलर्स के शासन के हिस्सों को अब कब्जाना चाह रहे थे। तो इंडो ग्रीक्स ने पहली बार मतलब पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक यानी 1st सेंचुरी बीसी तक मथुरा के क्षेत्र तक शासन किया होगा। मतलब मथुरा के पास जो मगहीरा शिलालेख मिला है उसके बारे में जानकारी मिलती है कि हाँ, मथुरा के आसपास के रीजन में यानी कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इंडो ग्रीक रूल जो है स्थापित हो चुका था एक समय पर। आधुनिक पाकिस्तान के गंधार में बजौर क्षेत्र के शासक थियोडॉमस के नाम पर पहली शताब्दी ईस्वी की एक मुद्रिका पर अभिलेख अंकित है,
जो इंडो ग्रीक शासन का अंतिम ज्ञात उल्लेख है, मतलब कि पाकिस्तान के इस रीजन में भी, गांधार रीजन में इंडो ग्रीक शासन था, ये हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं धर्म पर। तो इंडो ग्रीक शासकों ने अपने सिक्कों पर यूनानी देवताओं को अंकित किया था, जैसे जेउस को, हेराक्लीस को, एथना को, अपोलो को। तो ये अपने क्लासिकल गॉड्स की उपासना करते थे, ग्रीक गॉड्स की, लेकिन इन्होंने स्थानीय धर्मों, जैसे यहाँ पर बौद्ध धर्म का जो प्रचलन था इस समय में, और हिंदू धर्म, पारसी धर्म को भी अपनाया था। पारसी धर्म ईरान में चलता था। और मिलिंद के बारे में तो हमको जानकारी मिलती है कि नागसेन के सानिध्य में आकर के बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुआ था। ठीक है। और अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी हमको उपलब्ध है, क्योंकि कोई इंस्क्रिप्शन वगैरह कुछ ऐसे है नहीं। ठीक है। ज़्यादातर जानकारी सिक्कों से मिलती है। सिक्कों की प्रचुरता से पता चलता है कि खनन कार्य यहाँ पर होते थे, माइनिंग होती थी, और उसी मेटल से सिक्के ढाले गए थे। हिंदू कुश की पहाड़ी के इलाकों में बहुत माइनिंग की गई होगी। पड़ोसी राज्यों जैसे सतवाहन, जो डेक्कन रीजन में रूल कर रहे थे इंडो ग्रीक्स के समकालीन, तो इंडो ग्रीक रूलर्स के समकालीन जो ये सतवाहन शासक थे, तो इंडो ग्रीक सिक्के सतवाहन कह सकते हैं, सतवाहन रीजन में मिले हैं, सतवाहन शासकों के हिस्सों में इंडो ग्रीक सिक्के मिले। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इंटर स्टेट ट्रेड होता रहा होगा, सीमा पार व्यापार के लिए इंडो ग्रीक सिक्कों का उपयोग किया गया होगा। भारतीय महासागर में समुद्री परिवहन और संचार तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हो गए थे। 3rd सेंचुरी BC से जो मतलब समुद्र पार ट्रेड शुरू हो गया था। और अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, समुद्र पार ट्रेड वैसे तो हम वेस्ट के साथ करते ही थे, लेकिन इंडियन ओशन रीजन में ट्रेड शुरू हुआ था 3rd सेंचुरी BC में। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सिंधु डेल्टा और काठियावाड़ प्रायद्वीप, मुजरिस बंदरगाह कहाँ पे था? प्रेजेंट डे केरल में हुआ करता था। यहाँ से व्यापार होते था, व्यापार केंद्र ये बनाया गया था इंडो ग्रीक शासकों के समय में। अब पार्थियन शासकों या फिर पहलव शासक के बारे में बात कर लेते हैं। पार्थियन शासक या फिर पहलव शासक एक ही बात है। पार्थिया नामक एक भूमि थी, ईरान के खुरासन क्षेत्र में रही होगी कभी। पार्थियनों ने 247 BC से लेकर 224 BC तक करीब 23 वर्षों तक शासन किया होगा। एक विशाल साम्राज्य बनाया था जो पश्चिम में मेडिटेरेनियन सी से लेकर भारत में फिर चीन जाकर तक फैला हुआ था। ठीक है। तो कैस्पियन सी के सागर के पूर्व में मध्य एशिया के मैदानों तक एक खानाबदोश सीथियन जनजाति थी, जिसे पारनी कहा जाता था। तो ये सीथियन जनजाति थी पारनी, जो यहाँ आकर के पार्थियन कहलाए थे। और सेल्यूसिड साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था, रोमनों को खदेड़ दिया था और खुद को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया था इन्होंने 247 BC के राउंड। ये लोग कहाँ शासन कर रहे हैं? ग्रेको बैक्ट्रियन रूलर्स के टेरिटरीज के और वेस्ट में शासन कर रहे हैं। कैस्पियन सी के आसपास, मेडिटेरेनियन सी के आसपास ये लोग शासन कर रहे थे। चाइना पे कब्जा किया था इन्होंने, और इंडिया के कुछ रीजन पर भी इन्होंने कब्जा किया था, गुजरात आदि रीजन पर। पार्थियन साम्राज्य की पहुंच तुर्की से लेकर पूर्वी ईरान तक थी। और उप राज्यों में सबसे बड़ा इंडो पार्थियन साम्राज्य था, जो पार्थियन मातृभूमि के पश्चिम में स्थित था। तो जो पार्थियन मातृभूमि अपनी कहते थे अपने कब्जा किए हुए क्षेत्रों का, जो इनका पश्चिमी हिस्सा था, यहाँ पर इन्होंने इंडो पार्थियन साम्राज्य बसाया था। गोंडो फर्नीस या गोंडो फेरीज या गोंडो फेरनीस कुछ भी लिखा जाता है। तो गोंडो ध्यान रखिएगा, गोंडो फर्न भी इसको कहीं कहीं लिखा जाता है। तो गोंडो फर्नीस या गोंडो फर्न नामक शासक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बाद के कई सारे शासक आते हैं, लेकिन वो इतने योग्य नहीं थे। और फिर बाद में क्या होता है कि इंडो ग्रीक रूलर्स की एक ब्रांच थी जो कुजुल कटफिसेस के नेतृत्व में, जिसको कुषाण ब्रांच कहा जाता है, उनके नेतृत्व में इन लोगों ने पहलव क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था गोंडो फर्नीस के बाद। तो इस तरीके से पहलव शासन खत्म हो जाता है। तो पहलव क्षेत्रों को किसने सक्सीड किया था? कुषाण शासकों ने, कुजुल कटफिसेस के नेतृत्व में। राज्य के उत्तरी भारतीय भाग को अपने अधीन करना शुरू कर दिया था। गोंडो फर्नीस की मृत्यु के बाद पहलव साम्राज्य का विखंडन होना शुरू हो गया था। गोंडो फर्नीस के शासनकाल में अराकोसिया, सिस्तान, सिंध, पंजाब और काबुल घाटी वाले क्षेत्रों में आता था ये पहलव टेरिटरीज। इंडो सीथियन शासकों के बारे में बात करें या फिर मतलब माफ कीजिएगा, पहलव शासकों के बारे में बात करें या फिर हम लोग कह सकते हैं पार्थियन शासकों के बारे में बात करें, पार्थियन पहलव शासकों के बारे में, तो इन लोगों ने कोई अपना अलग धर्म नहीं अपनाया था। ये लोग मूल रूप से जिस धर्म को मानते थे, जैसे जोरास्ट्रियन को, ईरानी मूल के होने के कारण ही पारसी धर्म यानी जोरास्ट्रियन को मानते थे, इसी को उन्होंने बरकरार रखा। बुद्धिज्म वगैरह को प्रमोट नहीं किया, ना ही अपनाया। हालांकि इनके सिक्कों पर हिंदू देवता शिव की मूर्ति देखने को मिलती है, शिव की आकृति देखने को मिलती है। शिव को गोंडो फर्नीस 1 के शासनकाल में जारी किया गया था। उन सिक्कों पर शिव को दर्शाया गया है। हिंदू देवता शिव के सिक्के भी गोंडो फर्नीस 1 के शासनकाल में जारी किए गए थे। हालांकि इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया होगा ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है। शुंग राजवंश के बारे में बात करेंगे। 187 ईसा पूर्व में मौर्य शासन के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में कई शक्तियों का उदय हुआ था। उसमें नॉर्थ रीजन में शुंग शासनकाल का उदय हुआ था। ठीक है।
शुंग साम्राज्य मगध का राजवंश है जिसने 185 से 73 ईसा पूर्व तक शासन किया और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण किया था। हालांकि ज़्यादा इनकी दाल नहीं गल पाई थी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, क्योंकि वहाँ पर इंडो ग्रीक रूलर्स और पहलव शासक रूल कर रहे थे। ये भारतीय मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद स्थापित हुआ था। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जैसे मौर्यों की राजधानी थी। शुंगों के इतिहास के बारे में बात करें तो अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष बाद बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य सेना के तत्कालीन सेनापति ने शुंग राजवंश की स्थापना की थी। 36 वर्ष तक शासन करने के बाद पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो गई थी। पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र ने शासन किया था। शुंगों के बाद 73 बीसी में करीब कण्व शासन हुआ था। कण्व शासन बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर नहीं था। इन लोगों ने क्या किया था कि शुंग टेरिटरीज पर ही रूल किया था, ज़्यादा टेरिटरीज को आगे नहीं बढ़ाया था। तो शुंग वंश के बाद कौन सा मेजर वंश आता है नॉर्थ इंडिया में? कर्ण वंश आता है, साउथ में नहीं। साउथ में तो सतवाहन लोग शासन कर रहे थे, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य नर्मदा तक फैला हुआ था और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पंजाब में जालंधर, सियालकोट और मध्य भारत में उज्जैन शहर तक इसका नियंत्रण था। तो उज्जैन तक नियंत्रण था शुंग शासकों का। पुराणों के अनुसार भारत में शुंग शासकों ने 112 ईयर करीब शासन किया है। मगध राज्य का केंद्र था। शुंग शासक में अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या इसके मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी और कण्व वंश की स्थापना की थी। अगर हम शुंग वंश की धार्मिक नीति के बारे में बात करें, शुंग वंश की अगर धार्मिक नीति के बारे में बात की जाए तो ये बेसिकली वैदिक ब्राह्मण रिलीजन को मानते थे। वैदिक रिलीजन को मानते थे और धम्म और बौद्ध अशोक के धम्म और बौद्ध धर्म से जुड़ने के बाद शुंगों को ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता की ओर लौटने के लिए जाना जाता है। यानी कि इन लोगों ने जो पोस्ट वैदिक पीरियड में जो वैदिक रिलीजन चलता था या वैदिक कस्टम्स जो थे उनको अपनाया था, जैसे सेक्रीफाइस करना, बलि देना, पर्दा प्रथा, ये सब। और बौद्ध धर्म को इन्होंने नहीं अपनाया था। बौद्ध धर्म को ज़्यादा प्रमोट भी नहीं किया था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि शुंग वंश के अंतिम शासकों ने बौद्ध धर्म को प्रमोट किया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नर्मदा तक इनकी सीमा थी, तो सदर्न मध्य प्रदेश में थोड़े हिस्सों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो पाया था क्योंकि इनकी पहुंच से दूर था। दिव्यदान एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें पुष्यमित्र की क्रूरता के बारे में दिखा है कि बौद्ध धर्म के प्रति इसने कितने अत्याचार किए थे और बौद्ध भिक्षुओं पर कितने अत्याचार पुष्यमित्र शुंग ने किए थे। ऐसा दिव्यदान में लिखा हुआ है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। बाद के शुंग शासकों ने धर्म के प्रति बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु नीति अपनाई होगी। भरहूत के स्तूप के निर्माण में योगदान दिया था, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भरहूत का स्तूप इसलिए बन पाया था क्योंकि वहां तक शुंग शासनकाल नहीं फैला था या फिर वहां उनकी सत्ता नहीं थी जहाँ पे भरहूत का स्तूप बनाया गया था। सांस्कृतिक योगदान के बारे में बात करें तो कला, शिक्षा, दर्शन और अन्य शिक्षाओं का संवर्धन हुआ था। शुंग शासनकाल में पतंजलि का योग सूत्र महाभाष्य लिखा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पतंजलि की महाभाष्य को कब रचा गया था? शुंग शासनकाल के दौरान। और योग सूत्र की भी रचना शुंग शासनकाल के दौरान हुई थी। गुप्त काल में कालिदास ने जो मालविका अग्निमित्र लिखी है, इसमें जो इनका हीरो है वो अग्निमित्र है, जो कि शुंग डायनेस्टी का ही एक शासक है। इसमें राजकुमारी मालविका और राजा अग्निमित्र के प्रेम की कहानी है, मालविका अग्निमित्र में, जो कालिदास द्वारा रचित है। हालांकि कालिदास ने इसकी रचना शुंग काल में नहीं, गुप्त काल में की थी। कर्ण डायनेस्टी के बारे में बात करें तो इनको कण्वायन भी कहा जाता है। ये शुंगों के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने करीब 72 से लेकर 28 बीसी तक शासन किया था। कर्ण वंश ने पूर्वी भारत में पाटलिपुत्र, मगध में शासन किया था और विदिशा के क्षेत्र में मुख्य रूप से जो है आसपास के क्षेत्रों में इनका ज़्यादा प्रभुत्व था, क्योंकि कण्व आर्ट ज़्यादातर विदिशा के आसपास देखने को मिलती है। वासुदेव कण्व ने इसकी स्थापना की थी। फाउंडर कौन? वासुदेव कण्व। शुरू में शुंग सम्राट देवभूति के मंत्री थे, बाद में इनकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना इन्होंने की थी। भूमिमित्र 14 वर्ष तक इसने शासन किया था। उसके बाद इसके बेटे नारायण ने इसका स्थान लिया था। बाद में सुशर्मन ने शासन किया था, जो कण्व वंश का अंतिम शासक था। सुशर्मन। पुराणों के अनुसार कण्व वंश के अंतिम राजा की हत्या बालीपुच्छ ने की थी, जिसने आंध्र वंश की स्थापना की थी। आंध्र वंश को आप जो है सतवाहन वंश से नहीं सोचिएगा, आंध्र वंश ये अलग है, ठीक। हालांकि पुराणों में सतवाहन वंश को आंध्र वंश ही कहा गया है। सतवाहन डायनेस्टी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री पोर्शन वैसे ही काफी लंबा हो गया है। कण्व राज की सीमा शुंग राज के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। ज्योग्राफी सेक्शन में हम लोग आ जाएंगे। अब झेलम रिवर के बारे में बात करेंगे। सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी झेलम है। पीर पंजाल के तट पर स्थित वेरीनाग के एक झरने से निकलती है। पीर पंजाल के तट पर स्थित वेरीनाग के एक झरने से निकलती है झेलम रिवर। झेलम पाकिस्तान में जंग के पास चिनाब नदी से मिल जाती है। हालांकि उससे पहले जो हमने इंदुस के बारे में पढ़ा था, उससे सवाल देख लेते हैं। इंदुस रिवर इन पाकिस्तान फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंदुस रिवर पाकिस्तान में फ्लो करती है सुलेमान रेंज से, सुलेमान पर्वत के पश्चिम से फ्लो करती है, ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, सुलेमान पर्वत के पश्चिम से पाकिस्तान में। झेलम रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने मींडर डिस्कस किए थे।
शायद क्लास नंबर 3 में हमने बताया था कि मींडर कैसे बनते हैं। मींडर बनते हैं रिवर के मैच्योर स्टेज में, मैच्योर स्टेज में बनते हैं मींडर, जबकि झेलम इसमें एक एक्सेप्शन है। झेलम जो है रिवर अपने यूथफुल स्टेज में बनाता है। झेलम फॉर्म्स मींडर इन कश्मीर वैली इन यूथफुल स्टेज। यूथफुल स्टेज में मींडर बनाता है झेलम नदी, ये ध्यान रखिएगा। चेनाब के बारे में अगर बात करें तो चंद्रा और भागा नामक 2 धाराओं से बनी चेनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और चेनाब को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले 1180 किलोमीटर यहाँ पे बहती है। उससे पहले रिवर की जो प्रोफाइल है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज का क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अपर कोर्स होता है, मिडिल कोर्स होता है और लोअर कोर्स होता है, ठीक है। और 2 स्टेज होते हैं, कि यूथफुल स्टेज होता है, एक मैच्योर स्टेज होता है। यूथफुल स्टेज तब होता है जब रिवर ऊपर से ऐसे गिर रही होती है, इसका बहाव तेज होता है तो उसको यूथफुल स्टेज बोलते हैं। जैसे जैसे रिवर मिडिल कोर्स से नीचे प्लेन एरिया में आने लगती है तो इसको मैच्योर स्टेज कहा जाता है, ठीक। अब इसमें क्या है कि जब रिवर अपने यूथफुल स्टेज में होती है तो अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है, जब अपने मैच्योर स्टेज में होती है तो अलग तरीके के लैंडफॉर्म क्रिएट करती है रिवर। जैसे यूथफुल स्टेज में ये क्या बनाती है, रैपिड्स का निर्माण करती है, वाटरफॉल बनाती है, गॉर्ज बनाती है, महाखड्ड बनाती है, ठीक है, यूथफुल स्टेज में रिवर। और ये मैच्योर स्टेज में क्या बनाती है, मैच्योर स्टेज बनाती है मींडर बनाती है, ऑक्सबो लेक, गोखुर झील बनाती है, लेवी बनाती है, लोलैंड बनाती है, ये सब। मींडर और ऑक्सबो लेक ये किस स्टेज के फीचर है, मैच्योर स्टेज ऑफ द रिवर के फीचर है। और एकदम लोअर कोर्स में क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। लोअर कोर्स में क्या बनाती है, डेल्टा। तो ये आगे आप कंफ्यूज होंगे नहीं। सतलज रिवर के बारे में अगर बात करें तो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलने वाली ब्यास नदी सिंधु नदी की भी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो सतलज का ओरिजिनेशन कहाँ है, रोहतांग पास के पास ब्यास कुंड से। ब्यास नदी पंजाब के प्लेन्स में प्रवेश करती है और हरिके के पास सतलज से मिल जाती है। और तिब्बत में लॉन्गचेन खंबाब के नाम से मशहूर सतलज नदी तिब्बत में करीब 45 से 55 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के पास राकस ताल से निकलती है। और सतलज नदी हिमालय पर्वतमाला पर शिपकिला से होते हुए गुजरती है और पंजाब के प्लेन्स में प्रवेश करती है। और तो ये किस पास से गुजरती है, शिपकिला पास से गुजरती है सतलज, ये ध्यान रखिएगा। सतलज नदी भाखड़ा नंगल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी देती है, ये जरूरी है। अब गंगा के बारे में बात कर लेते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो गंगा बहुत जरूरी है। गंगा रिवर के बारे में बात करें तो गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, सब जानते हैं। जो आस्था रखते हैं गंगा में वो भी जानते हैं, जो तैयारी नहीं करते वो भी जानते हैं। हालांकि जब यह नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती तो इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है, भागीरथी। देवप्रयाग में भागीरथी एक अन्य नदी अलकनंदा में विलीन हो जाती है और यहाँ से इसे गंगा नाम से जाना जाता है। तो गंगा कब बनती है, जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, कहाँ पे, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। और अलकनंदा का स्रोत क्या है, बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। पंचप्रयाग की जो अवधारणा है, इससे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था तो इसको जरूर देखेंगे। विष्णुप्रयाग जहां अलकनंदा नदी धौली गंगा से मिलती है, नंद प्रयाग जहां अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है, कर्णप्रयाग जहां अलकनंदा पिंडार नदी से मिलती है, रुद्रप्रयाग जहां अलकनंदा नदी मंदाकिनी से मिलती है, देवप्रयाग जहां अलकनंदा भागीरथी से मिलती है, ये ध्यान रखना है, पंचप्रयाग इसको बोलते हैं। गंगा रिवर सिस्टम भारत की सबसे बड़ी रिवर सिस्टम है। नॉर्थ साउथ दोनों रिवर्स को मिला दे, पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालयन रिवर्स सब मिला करके गंगा रिवर सिस्टम सबसे बड़ा है। गंगा सिस्टम का ये मैप आप देख सकते हैं, कई बार मैप से कुछ कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। सोन नदी जो है गंगा की एक प्रमुख दाहिने किनारे की सहायक नदी है, हालांकि प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदी है कौन कौन सी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ये देखेंगे मैप में। बंदर पूंछ रेंज के पश्चिमी ढलानों से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे मतलब सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, यमुना। और यमुना उत्तर प्रदेश के प्रयाग में गंगा से मिलती है। हमने आपको लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मार्क करना बताया था, तो यहाँ पर ये गंगा रिवर यहाँ पे स्पॉट करिए। गंगा रिवर ये नीचे जो उतर रही है, हमारे कर्सर को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये बहाव है इस तरीके से ऊपर से आकर के ये इधर गंगा प्लेन से होते हुए झारखंड में राजमहल पहाड़ियों से होते हुए ये गिरेगा बे ऑफ बंगाल में, ये सिस्टम। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे रामगंगा ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, रामगंगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा ये घाघरा ये ट्रिब्यूटरी हो गई, ये गंडक ये ट्रिब्यूटरी हो गई, गोमती, घाघरा और इधर ये महानंदा, ये सब ट्रिब्यूटरी हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है।
बाएं तट की सहायक नदियां, और दाएं तट की सहायक नदियों में प्रमुख कौन सी है? सोन नदी, जो इधर मिलती है, ठीक है, पटना के पास इधर ही मिल रही है सोन नदी, इधर अमरकंटक से होकर आ रही है ऊपर की तरफ, तो ये मिलती है। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक। यमुना के बारे में बात कर लेते हैं। चंबल, सिंध, बेतवा और केन यमुना की दाहिने किनारे की सहायक नदी है, और हिंडन, रिंद, यहाँ रिहंद गलत लिखा है, रिहंद सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है, रिहंद नहीं रिंद, ठीक है, रिंद। तो हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा नदी ये बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं यमुना की। और दाएं किनारे की कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यमुना। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये इनको स्पॉट कर लेते हैं हम लोग। ये है आपकी यमुना, और इसकी सहायक नदियां ढूंढना है, इसका भी बहाव ऊपर से आ रहा है। तो रिंद जो है ये हो गई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। यहीं पास में हिंडन होगी, गाजियाबाद के पास हिंडन, सेंगर रिवर और वरुणा रिवर, ये सब हो जाएंगी इसकी यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हो जाएंगी? ये राइट बैंक हो गया। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूछी भी आ चुकी है एग्जाम में। चंबल, चंबल, फिर ये सिंध नदी, और फिर ये धसान नदी, बेतवा, केन, ये सब आ जाएंगी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना की। 2020 में सवाल आया था, इसमें वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाना था, वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाना था इन यमुना की सहायक नदियों को। बेतवा, केन, सिंध, चंबल, इनको इस तरीके से अरेंज करना था। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाना है, तो इस तरीके से कुल मिलाकर लगाना है इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले आएगी यहाँ पे चंबल। अगर आपको पता हो कि सबसे पहले यहाँ पे चंबल आएगी, तो ये बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर डायग्राम में भी आप देखेंगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी राजस्थान से बंगाल की तरफ जैसे बढ़ेंगे उस डायरेक्शन में मैप में, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर जाएंगे तो सबसे पहली कौन दिख रही है आपको? चंबल दिख रही है, फिर सिंध है, फिर यहाँ पे बेतवा है, फिर केन है, ये है यहाँ पे। चंबल नदी अपने खड्ड वाली स्थलाकृति के लिए, यानी कि बीहड़ों के लिए, यानी रवाइन्स के लिए जानी जाती है, बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है, रवाइन्स बनाती है। धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच नेपाल हिमालय से निकलने वाली गंडक नदी की दो धाराएं हैं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। गंडक नदी, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हुए बहती है, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बहती है। तो ये इसका फ्लो जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, गंडक का डजंट फ्लो इन उत्तर प्रदेश, गंडक रिवर डज नॉट फ्लो इन उत्तर प्रदेश। गंडक बिहार के पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिलती है, और गंडक उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। घाघरा माप चाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है, और बिहार के छपरा में गंगा से मिलती है। घाघरा गंगा से कहाँ मिलती है? बिहार के छपरा जिले में। कोसी तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है, और जहाँ से अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। दामोदर छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से निकलती है, और यहाँ ये फॉल्ट वाली ड्रेनेज में बहती है। 2019 वाले में आया था कि फॉल्ट वाली ड्रेनेज में कौन सी नदी बहती है? फॉल्ट वाली को रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी बोल सकते हैं। दामोदर नदी फॉल्ट वाली में बहती है, और अंत में हुगली नदी मिल जाती है। बढ़ाकर दामोदर की मुख्य सहायक नदी है। शारदा या सरयू नेपाल हिमालय में मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, और यहाँ से गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली या चौक नदी कहा जाता है, शारदा को। शारदा या सरयू कहाँ पे मिलती है? फाइनली घाघरा में मिलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने के बाद महानंदा पश्चिम बंगाल की गंगा की अंतिम बाईं तटवर्ती सहायक नदी के रूप में है महानंदा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से यहाँ पे महानंदा निकलती है। और अमरकंटक पठार से जो सोन नदी निकलती है, ये सबसे बड़ी दक्षिणवर्ती तटवर्ती सहायक नदी है, बिहार के आरा जिले में मिलती है गंगा से। ये सोन जो है ये अमरकंटक से आती हुई यहाँ पर कहाँ पे? आरा जिले के पास मिलती है, हमने पटना शायद बता दिया था, आरा के पास मिलती है बिहार में गंगा से सोन नदी। यमुना नदी तंत्र के बारे में बात करें तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बता चुके हैं। उत्तराखंड में बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री से निकलती है। जैसे ही नदी में शामिल होने वाली मुख्य सहायक नदियां जो हैं वो कौन सी हैं? हिंडन, बेतवा, केन, चंबल, ये सब है। यहाँ पे सीन लिखा है, इसको रिंद कर लीजिएगा, रिंद नदी। टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र कहाँ पर मिलता है? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में। मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज पर आ जाएंगे हम लोग। इससे क्वेश्चन हमेशा ही एक्सपेक्टेड होता है। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। मौलिक कर्तव्य हमारे महान संतों, दार्शनिकों, समाज सुधारकों और राजनीतिक नेताओं द्वारा प्रचारित कुछ उच्चतम आदर्श को मूर्त रूप देते हैं।
ये बुकिश डेफिनेशन हो गई। इसका मतलब ये है कि जो हमारे महान स्कॉलर्स रहे हैं, उनकी जो फिलॉसफी है, उसको कैसे साकार किया जा सकता है, उसको कैसे व्यवहार में लाया जा सकता है, धरातल पर कैसे वो चीज़ें साकार हो सकती हैं, उसको करने के लिए ये मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। लास्ट लेक्चर में हमने डीपीएसपी पढ़ा था, उससे ये अलग है। डीपीएसपी मूल संविधान का ही भाग थे, बाद में उसमें संशोधन किए गए थे और बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही वो अपना कह सकते हैं पोजीशन डिराइव करते हैं। लेकिन 1950 में जो संविधान लागू हुआ था, भारत का संविधान, उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं किए गए थे। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाता है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जो संविधान में जब मेजर परिवर्तन किए गए 1976 में इमरजेंसी के बाद, तो इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एग्जाम में कई बार लगातार पूछा जा चुका है कि किस समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी मौलिक कर्तव्य नागरिकों के व्यवहार को विनियमित करने और ये सुनिश्चित करते हैं कि नागरिक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करें। आप इनको पढ़ करके देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो भी हम आपको दिखाएंगे, सीबीएसई की सभी बुक्स में लिखा रहता है और कई बार आप देखेंगे सरकारी प्रतिष्ठानों में भी लिखा रहता है मौलिक कर्तव्य हमारे क्या क्या हैं। वास्तव में इन कर्तव्यों को अगर पालन किया जाए हमारे नागरिकों के द्वारा, तो एक वेलफेयर स्टेट, एक आदर्श स्टेट बन सकता है, जो कि अभी बहुत दूर की कौड़ी है, सभी लोग जानते हैं। इसके बारे में एक कोटेशन हमको खाली याद रखनी है। अधिकारों का सच्चा स्रोत कर्तव्य है। यदि हम अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो हम अपने अधिकारों के लिए अब नहीं भटकना हमको पड़ेगा। यदि हम कर्तव्यों का पालन किए बिना अधिकारों के पीछे भागते हैं तो भागते रह जाएंगे और अधिकार हमसे दूर होते चले जाएंगे। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में या फिर कर्तव्यों के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटी जैसी कोई अवधारणा नहीं थी तब, तो कर्तव्यों के बारे में कहा था यहाँ पर महात्मा गांधी ने। फंडामेंटल ड्यूटीज के सबसे बेसिक फैक्ट जो सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली है हमने? यूएसएसआर से ली है, ये हम बता चुके हैं पिछली क्लासेस में भी। भाग 4A पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन है और ये अनुच्छेद 51 में पूरा यहाँ पे कवर कर लिया गया है। केवल एक आर्टिकल जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को डेडिकेटेड है, डीपीएसपी। और इसमें एक सिमिलरिटी है कि दोनों ही गैर न्याय संगत है, यानी कि नॉन इन्फोर्सिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसको जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने करीब 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश की थी, लेकिन मूल संविधान में कितने जोड़े गए थे? कुल 10 जोड़े गए थे। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था, 51A के। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्य इस समय है। जापानी संविधान और अन्य लोकतांत्रिक देशों में से भारत, जापान ऐसे देश हैं जहां पर नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है वो प्रिस्क्राइब किया गया है। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। विदेशियों को कुछ अधिकार तो जरूर मिलते हैं, सारे नहीं मिलते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य उनको फॉलो करना जरूरी नहीं है। इनका पालन करना तो वैसे भारतीय नागरिकों के लिए भी जरूरी नहीं है। वो फैक्ट जो एग्जाम में नहीं दिए रहते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की किन सिफारिशों को सरकार ने नहीं माना। संसद किसी भी मौलिक कर्तव्य का पालन न किए जाने की दशा में दंड का प्रावधान कर सकता है, यानी कि पनिशमेंट या पीनल प्रोविजन लागू किए जा सकते हैं। इसको सरकार ने नहीं लागू किया, अभी तक भी नहीं लागू किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज अगर नहीं करता है कोई तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इस तरह का दंड लगाने वाली किसी भी विधि का न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा, ये भी रिकमेंडेशन था, लेकिन इसको भी यहाँ पे नहीं माना गया। करों का भुगतान करना भी नागरिकों के लिए एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, ये यहाँ पे नहीं स्वीकार किया गया, जो काफी आई थिंक जरूरी है। करों का भुगतान सभी नागरिकों को करना चाहिए जो लोग भी एलिजिबल हैं इसके लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई बार हमको लगता है कितनी बार हमने पढ़ा है, लेकिन एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि इसमें फैक्चुअल सवाल बना देते हैं कि भाई 51A B में क्या दिया हुआ है, 51A C में क्या दिया हुआ है, D में क्या दिया हुआ है, E में, F में क्या दिया हुआ है, ठीक है, G H I J K तक है, तो इसमें कई बार मिलाने को आ सकता है। C D E F G H I के में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे BU प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, इसमें देखिए पूछा गया था डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी दोनों से मिला के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें देखिए जैसे लिखा हुआ है कि 51AH में क्या दिया हुआ है, 51AG में क्या दिया हुआ है, इस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी संबंधी ये फैक्ट पूछा गया है। इसमें कई बार ऐसे होता है कि फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से कोई उठा करके दे देते हैं, उसमें कुछ ट्विस्ट कर देते हैं। जैसे हमारे एग्जाम में आ चुका है कि भारतीय संविधान का पालन करना, इसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का पालन करना, यहाँ पर राष्ट्रगीत दे देते हैं, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बना देते हैं, राष्ट्रगीत दे देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो ध्यान से हमको पढ़ना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज एक बार, और ये थोड़ा बहुत तो रटा भी होना चाहिए, क्योंकि हर जगह हर बुक्स में और ज़्यादातर सरकारी प्रतिष्ठानों में जो बुलेटिन लगे होते हैं उसमें ये लिखा रहता है, इसकी PDF प्रिंट करके लगाते हैं। तो राष्ट्रगीत अगर दिया होगा तो गलत होगा, राष्ट्रगान ही होना चाहिए। देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए बिन बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय और अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव, समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं के प्रति अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, समग्र सांस्कृतिक विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, जंगल, झीलों, नदियों और वन्य जीवों के प्रति प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना,
वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना और ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ सके। जो माता-पिता या अभिभावक हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे जैसा भी मामला हो प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है? तो ये जोड़ा गया था 2002 से। लास्ट ईयर ही सवाल आया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कौन सा कॉमन प्रोविजन है? कॉमन प्रोविजन है पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण दोनों में ही कॉमन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ये जो हमने सवाल पूछा था निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवन की रक्षा के बारे में है? तो राज्य नीति निर्देशक तत्वों में भी गिवन है, मूल कर्तव्यों में भी गिवन है, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी दोनों में ही है। तो सी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों में गिवन है। मौलिक कर्तव्यों की कुछ विशेषताएं हैं, ये समझ लेना है। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नैतिक और नागरिक दोनों प्रकार के कर्तव्य आते हैं, यानी कि मोरल ड्यूटीज और सिविल ड्यूटीज ये दोनों आती हैं। मौलिक कर्तव्य विदेशियों पर भी लागू किए जा सकते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिक तक ही सीमित है। माफ कीजिएगा, मौलिक अधिकार जो है विदेशियों पर भी लागू होते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित है। मौलिक कर्तव्य प्रकृति में लागू करने योग्य यानी कि इन्फोर्सिबल नहीं है। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? आते हैं नॉन इन्फोर्सिबल कैटेगरी में। नॉन इन्फोर्सिबल, नॉन जस्टिसेबल है और इनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई कानूनी बाध्यता लागू नहीं की जा सकती है। कर्तव्य हिंदू परंपरा और पौराणिक कथाओं से संबंधित हैं, जैसे देश के प्रति सम्मान व्यक्त करना और भाईचारे की भावनाओं का संवर्धन। अब मौलिक कर्तव्यों का क्या रिलीवेंस है, यहाँ प्रासंगिकता क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप पढ़िए। ये स्टेटमेंट फॉर्म में अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। जैसे अधिकारों का आनंद लेते हुए अपने देश, अपने समाज, अपने साथी नागरिकों के प्रति कर्तव्य की भावना के प्रति सचेत रहने के लिए ये काम करता है। राष्ट्र विरोधी असामाजिक गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी देता है और नागरिकों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करता है। इसमें अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना का प्रसार होता है। ये भावना सुनिश्चित करता है कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं बल्कि जो नेशनल टारगेट्स हमको प्राप्त करने हैं एज अ नेशन, इसमें हर नागरिक की भागीदारी है। ये आदर्श प्रकृति के होते हैं और नागरिकों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। किसी विधि की संवैधानिक वैधता का मूल्यांकन करने और उसका निर्धारण करने में न्यायालयों की मदद कर सकता है। विधि की अगर कोई जांच की जा रही, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत कोई अगर कानून है और उसका सरकार ने अनुपालन किया है मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने के लिए, तो एक एस्पेक्ट वो भी देखा जाएगा। वैसे 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था किसी भी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय अगर अदालत ये पाती है कि संबंधित कानून किसी मौलिक कर्तव्य को लागू करवाने के लिए लाया गया है और वो आर्टिकल 14 या 19 से संबंधित है, तो रीजनेबल टर्म्स में उसको कंसीडर किया जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो अधिकार मिले हैं उससे संबंधित अगर नागरिकों के कोई कर्तव्य अगर बनते हैं उसको पालन करवाने के लिए अगर सरकार कोई कानून ला रही है तो उसकी जांच यहाँ पे कोर्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को देखते हुए करेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज का महत्व यह है कि देशभक्ति की भावनाओं का संवर्धन होता है, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद मिलती है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को उनकी सामाजिक और नागरिकता संबंधी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाते हैं। मूल अधिकारियों और निदेशक तत्वों में क्या अंतर होता है ये दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ चुके हैं और डीपीएसपी भी स्टडी कर चुके हैं और आज हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा। तो मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच क्या अंतर होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों की आलोचना की जाती है कई बार कि गैर न्याय संगत प्रकृति के हैं तो इनका कोई खास महत्व है नहीं संविधान में। भारत को कंसर्न करने वाले जो मौलिक कर्तव्य शामिल किए जाने से चाहिए थे, जैसे टैक्स इवेजन ना करना और फैमिली प्लानिंग करना, परिवार नियोजन करना, ये महत्वपूर्ण कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया है और इसकी जरूरत महसूस होती है कई बार। अस्पष्ट और संदिग्धार्थक प्रावधान है कई सारे कि पर्यावरण की रक्षा करना, तो नागरिक कैसे रक्षा करेगा ये कुछ बताया नहीं गया है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था और आम आदमी जल्दी समझ नहीं पाता है इसको। कई अनावश्यक प्रावधान भी शामिल किए गए हैं क्योंकि अगर इन्हें ना शामिल किया जाता तब भी आदमी, ये ऑब्वियस सी बात है, ये सब चीज़ें मानता सभी समाज का आदमी। संविधान के परिशिष्ट के रूप में शामिल किए जाने से मौलिक कर्तव्यों के पीछे का मूल और उद्देश्य कम हो जाता है, यानी कि एक बेसिकली अपेंडेज टू द कॉन्स्टिट्यूशन है और कुछ खास है नहीं है। वर्मा कमेटी आई थी 1999 में। इट आइडेंटिफाइड सम लीगल प्रोविजंस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर, laws which penalize for the promotion of enmity, protection of civil rights act, wildlife protection act of 1972। वर्मा कमेटी ने 1999 में ये कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करने वाले कुछ प्रोविजंस एग्जिस्टेंस में है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ये फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करने का एक प्रोविजन साबित हो सकता है। और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये ऑलरेडी एक प्रोविजन है फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करने वाला। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है भ्रष्टाचार को रोकने वाला। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है।
बायोजियोकेमिकल साइकिल में 2 तरीके की साइकिल्स होती हैं, एक जो गैसियस स्टेट में होती है, गैसियस साइकिल जिसमें कार्बन साइकिल आता है, ठीक है? और नाइट्रोजन साइकिल आता है। नाइट्रोजन साइकिल आता है, वाटर साइकिल बहुत सिंपल है, उससे कुछ आता नहीं एग्जाम में तो वो नहीं करेंगे। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। कार्बन साइकिल हम लोग कवर करेंगे और आगे जो भी साइकिल बच रही हैं, सल्फर साइकिल कुछ कुछ हद तक जरूरी है, उसको भी हम लोग आगे स्टडी कर लेंगे। कार्बन साइकिल का महत्व यहाँ पे समझना जरूरी है, इस एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। कार्बन साइकिल कुछ और नहीं बल्कि ये है कि किस तरीके से कार्बन अपना फॉर्म ट्रांसफॉर्म करते हुए एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाता है, वही यहाँ पे कार्बन साइकिल है। कुछ जगह से कार्बन एमिट होगा, कुछ जगह से स्टोर होगा, यानी कहीं पर जो है कार्बन जा करके जमा हो जाएगा और कहीं जा करके निकलेगा। तो स्टोर्ड और एमिट इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पर जा करके कार्बन जमा हो जाएगा और कहाँ से ये जो है उद्दीप्त होगा यानी कि निकलेगा। कहाँ से उद्दीप्त होगा यानी कि निकलेगा और कहाँ जाकर के जमा होगा, यही हमसे एग्जाम में पूछते हैं। जैसे अगर हम फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे जो गैसेस निकलेंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे कार्बन निकलेगा। और जो प्लांट एनिमल जो सड़े गलेंगे, मरेंगे, उनको जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा, उससे जो कार्बन निकलेगा, ठीक है। चावल के खेत से मीथेन निकल रही है तो वो भी कार्बन का फॉर्म है। एनिमल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, उससे कार्बन निकलेगा, ठीक है। अगर हम बायोमास को जलाते हैं तो ब्राउन कार्बन निकलता है, ठीक है। कार्बन के तीन चार प्रकार हैं, ब्लैक कार्बन, ब्लू कार्बन, ब्राउन कार्बन, ये मेजर वाले हैं, इनको अगली वीडियो में कर लेंगे, कोई चिंता वाली बात है नहीं। जब कहते हैं वेदरिंग होती है यानी कि पत्थर टूटते हैं तब यहाँ पे कार्बन रिलीज होता है। तो ये है कार्बन रिलीज पॉइंट्स हो गए जहाँ हमने गोला लगाया कि कार्बन कहाँ कहाँ से निकलेगा और कार्बन जमा कहाँ कहाँ पे होगा, इसको देख लेते हैं। कार्बन जमा ऐसे होता है जैसे फोटोसिंथेसिस कोई ग्रीन प्लांट करता है, फोटोसिंथेसिस करता है यहाँ पे, तो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन छोड़ी गई थी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से या फिर डीके से या फिर रेस्पिरेशन से या फिर बायोमास को जलाने से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मौजूद रखी गई थी, एटमॉस्फेयर में जमा करने के लिए छोड़ दी गई थी। अब फोटोसिंथेसिस इसको क्या करता है, फोटोसिंथेसिस इसको वापस कंज्यूम करता है और उसको बदल देता है वेजिटेशन में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट बड़े होते हैं, बायोमास का सृजन करते हैं, बायोमास ये वेजिटेशन बदल जाता है, सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर में बदल जाता है, तो जो एटमॉस्फेयर का कार्बन है वो जाकर के फिर से टेरेस्ट्रियल में स्टोर हो जाता है और फिर ये सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर कुछ लाख साल बाद यहाँ पर कोल ऑयल गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से कार्बन साइकिल चलती रहती है। तो हमारे एग्जाम में जैसे एक बार कुछ सवाल पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ? तो ये क्या यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से अर्थ में कार्बन ऐड नहीं होता है बल्कि स्टोर किया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका यूज करके और ग्रीन प्लांट्स जो है बायोमास बनाते हैं, तो कार्बन को एटमॉस्फेयर से कम करते हैं, अर्थ में जोड़ते नहीं हैं। जोड़ते क्या है, बायोमास जोड़ते हैं। प्लांट्स जो है ये कार्बन नहीं जोड़ते हैं, बायोमास जोड़ते हैं, ठीक है। तो कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस से, प्लांट्स जोड़ते नहीं हैं, ठीक। और बाकी ये जो है जैसे लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस बाय टीनी मरीन प्लांट्स फाइटोप्लैंक्टन्स इन द सनलिट सरफेस वाटर्स टर्न द कार्बन इनटू ऑर्गेनिक मैटर। तो ये हम लोग कह सकते हैं सिर्फ जमीन पर नहीं पौधे काम करते हैं, जो ये मरीन प्लांट्स यानी कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, सन की ऊर्जा पा करके, मतलब सूर्य की रोशनी पा करके यहाँ पर जो ये एटमॉस्फेरिक कार्बन होता है, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ओशियन सरफेस में स्टोर होती है, ओशियन सरफेस में उसका उपयोग करके यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर तैयार करते हैं। तो ओशियन भी कह सकते हैं कार्बन को थोड़ा सा स्टोर करने, सीक्वेस्टर करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स उपलब्ध हैं, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसका उपयोग कर लेते हैं और ये बायोमास जो है बनाते हैं या फिर जो ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, ये नीचे जा करके डूब करके जमा हो जाता है डीप ओशन में और ये कार्बन यहाँ पे स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है डीप ओशन में, कार्बन स्टोर हो जाता है डूब करके। तो ये है यहाँ पे कार्बन साइकिल में जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बेसिकली होता है, जब उसको कैप्चर करके स्टोर किया जाता है परमानेंटली किसी दूसरी जगह पर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन इसको बोलते हैं, ध्यान रखना है। कार्बन सिंक की अवधारणा भी समझ लेते हैं, डेफिनेशन जो इसकी दी हुई है, रिजर्वायर्स और लोकेशंस दैट सीक्वेस्टर और स्टोर अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन दे रिलीज। जितना कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी लोकेशन या फिर कोई भी रिजर्वायर रिलीज करता है, उससे ज़्यादा अगर स्टोर करता है तो उस लोकेशन को, उस रिजर्वायर को कार्बन सिंक बोलते हैं। कार्बन सिंक जो मेजर हमारे अर्थ में मौजूद है वो फॉरेस्ट यानी कि वन और ओशियंस यानी कि समुद्र हैं। नेचुरल और मैन मेड सिस्टम भी हो सकते हैं, जैसे आइसलैंड में आपने देखा होगा, इस समय चर्चा में था पिछले साल। आइसलैंड ने एक ऐसा मशीन बनाया या फिर ऐसा सिस्टम लगाया जिससे हवा से डायरेक्टली कार्बन कैप्चर किया जा सकता है और अर्थ के नीचे स्टोर किया जा सकता है। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट सेक्शन यहाँ पर खत्म होता है, साइंस सेक्शन पे आ जाते हैं। तो डे नंबर 11 में साइंस सब्जेक्ट के रिवीजन में आज के हमारे टॉपिक होंगे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़। वेक्टर को बोला जाता है सदिश राशि
स्केलर को अदिश राशि। तो क्या इनके मतलब है? और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो हमेशा से ये बनता है कि इनमें से बताइए कौन सी वेक्टर है, कौन सी स्केलर। मैच दी फॉलोइंग भी बन सकता है, सीधे सीधे वन लाइनर भी बनता है। तो जो भी सवाल बने वो आपका इस टॉपिक से तुरंत सॉल्व होके रहेगा। तो बात करते हैं वेक्टर की, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व हों। मतलब सिर्फ ये बताना काफ़ी नहीं है कि मान लीजिए कोई फोर्स है वो 5 न्यूटन का है तो इसी से हो गया, तो 5 न्यूटन के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ती है। उसके साथ साथ जो स्केलर हैं उसमें डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो सिर्फ उसकी वैल्यू से काम चल जाता है स्केलर में। अब जो साइंस साइड वाले होते हैं, जिन्होंने साइंस से ग्रेजुएशन कर रखा होता है या फिर इवन जो 11th में साइंस लिए थे, उनको तो ये सारी चीज़ें रटी होती हैं, उनको वैसे ही पता होता है कौन सी वेक्टर है कौन सी स्केलर, क्योंकि इतने सारे वो न्यूमेरिकल फिजिक्स में करते हैं। तो कौन किसका वेक्टर एनालिसिस उनको करना पड़ता है और कौन से ऐसे ही निकल आते हैं, वहाँ से उनको चीज़ें क्लियर होती हैं। लेकिन जो अदर बैकग्राउंड के हैं जैसे आर्ट और कॉमर्स, उनको सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। तो स्पेशली उनके लिए यहाँ पे हमने बनाई है पूरी लिस्टिंग। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि। नाम को ब्रेक कर लो समझ जाओगे। सदिश मतलब दिशा के साथ, तो डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है। कौन कौन सी हैं देखिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, फोर्स। साइंस वाले कनेक्ट कर पा रहे होंगे क्योंकि ये सभी वेक्टर है ही हैं, सब जानते हैं वो लोग। उसके बाद मोमेंटम, वेट। अब देखिए वेट क्यों वेक्टर है, क्योंकि वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है जो कि नीचे लग रहा होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो फोर्स वेक्टर है तो जाहिर सी बात है वेट भी वेक्टर है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, जितने भी फील्ड होते हैं ना, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, वो सारे वेक्टर। हिंदी में भी नाम लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं उसका। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी, जितनी भी वेलोसिटी है इंक्लूडिंग एंगुलर, वो सभी वेक्टर होंगी। डाइपोल मूवमेंट की बात करें, चाहे मैग्नेटिक हो इलेक्ट्रिक हो, ये वेक्टर होगा। टॉर्क, ये भी वेक्टर होता है। जब भी आप किसी गाड़ी का रिव्यू देख रहे होते हो तो कितने एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है ये समझते हो ना, तो टॉर्क वेक्टर है। इम्पल्स क्या होता है, एफ डेल्टा टी, फोर्स इनटू टाइम, ये भी वेक्टर है। उसके बाद देखिए करंट डेंसिटी, ये भी वेक्टर होगा। अब ये करंट और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का स्पेशल केस बताएंगे अभी थोड़ी देर में। फिर देखिए पोलराइजेशन, मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए जितने भी फोर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो मैग्नेटिक हो, सब वेक्टर होंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स, कि गिवन एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइन पास हो रही, तो ये भी वेक्टर होता है। तो जितने भी पेड वाले हैं उनके पास हमारी लिस्टिंग ऑलरेडी है। जो फ्री सब्सक्राइबर देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि आप रिवाइज करते रहें। तो चलिए इसके बाद बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी की। तो स्केलर में भाई द्रव्यमान। अब मास और वेट में जब हम फ़र्क समझते हैं तो वेट वेक्टर, मास स्केलर, ये रट लीजिए। इसके बाद टेम्परेचर स्केलर है, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब स्केलर हैं। स्पीड का डायरेक्शन वाला वर्जन होता है वेलोसिटी, वो वेक्टर है। उसी तरीके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्टेंस स्केलर। अब देखिए एरिया, वॉल्यूम, ये दोनों स्केलर। एनर्जी भी स्केलर। अब बात एनर्जी की चली गई है तो चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, वो सब के सब स्केलर होंगे। उसके अलावा पावर भी स्केलर है, डेंसिटी भी स्केलर है, प्रेशर भी स्केलर है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज़ की बात करें तो चाहे पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों स्केलर होंगे। फिर देखिए रेजिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। कैपेसिटेंस भी स्केलर है हर सिचुएशन में सिवाय एक के। अगर इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की तरफ है तब इसको वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च, लेकिन वैसे हर जगह स्केलर। कंडक्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है 1/r, ये भी स्केलर है। इंडक्टेंस, ये भी स्केलर है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये भी स्केलर है। हालांकि रिसर्च के हिसाब से ये एक स्पेशल केस है, मीडियम का नेचर बदलेगा तो ये वेक्टर भी हो सकती है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आया तो स्केलर ही मानेंगे। अब कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं जो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं। वैसे तो कई सारे हैं जिनमें से एक कंडक्टिविटी भी है, लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट I, ये टेंसर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन तो होती है, क्योंकि सर्किट एनालिसिस करेंगे तो डायरेक्शन उसके लिए ज़रूरी है कहाँ फ्लो कर रहा है करंट, लेकिन फिर भी इसको वेक्टर नहीं स्केलर मानते हैं। उसी तरीके से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ भी वही चीज़ है कि उसकी भी डायरेक्शन है लेकिन वो भी स्केलर है।
तो कहीं और से अगर आपने लिस्टिंग देखी होगी तो कुछ क्वांटिटी आपको ये वेक्टर में गायब मिलेंगी, कुछ स्केलर में गायब मिलेंगी, लेकिन जितनी भी पॉसिबल हैं वो सब हमने आपके लिए नोट डाउन कर दी हैं। आप उसको समझ चुके हैं, नोट्स पर चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो वीडियो देखना ही काफ़ी है। सीधे आएंगे एमसीक्यू की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कौन सा सही है ये बताइए। तो क्या ये स्केलर है कि वेक्टर है? तो हमने सीधे सीधे अभी अभी देखा था कि ये स्केलर है, तो जब स्केलर है तो वेक्टर कैसे हो सकती है? ये गलत हो गया। तो सही कौन सा हुआ? पहले वाला। सेम क्वेश्चन आप ये देखिए हिंदी में, विद्युत विभव सदिश है कि अदिश है? चलिए बताइए, वैसे हम बता चुके हैं। इनमें से बताइए कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? टाइम नहीं है, स्पीड नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। ये देखिए सेम क्वेश्चन हिंदी में। तो इस तरीके से सवाल इसी टाइप के बनते हैं कि कौन सा स्केलर है नहीं है, वेक्टर है नहीं है, मैच दी फॉलोइंग कर दो, यही सब। कठिन सवाल इससे नहीं बनेगा। बाकी जो भी छूटे हुए सवाल हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखा देंगे, लेकिन बताना आप ही को पड़ेगा।